यहाँ पर बच्चों में आज आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्या नाम है चैप्टर का? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आपने पहले भी नाम सुना होगा, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग ने इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर और भी पढ़ रखा है। उस चैप्टर का नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जब हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं तो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो एनालिसिस होती है वो होती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बाद। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए काफी सारी बातों को सुनना पड़ेगा। तो आप उन बातों को समझने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी किसने की है। तो जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं वो सबसे पहले अपनी कॉपी में यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बच्चों आपकी हेडिंग हो गई। और सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या लिखेंगे? देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमारे पास 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों की डिस्कवरी करने के लिए जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की थी ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक। तो सारे बच्चों को इस लेवल पे ये जरूर पता होना चाहिए कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोजने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं उनका नाम जरूर पता होना चाहिए। साथ में उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ी है, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि भैया अगर सेंटर पर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? शेल्स होती है। क्या होती है? शेल्स होती है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस न्यूक्लियस को खोजने वाले व्यक्ति का नाम। कहाँ है न्यूक्लियस? ये है आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को खोजने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदर। आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहली शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके बाद वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बातें आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम का भी किस्सा आप देख चुके हैं। तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और किसी भी सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वो क्या है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? न्यूक्लियस में। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस किससे मिलकर के बना होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं
वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, इसका मतलब उनके ऊपर जीरो चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर जीरो होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बर्फ फर्क इतना होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले आदमी का नाम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, और साथ ही साथ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतनी बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। अब बच्चों आपको यहाँ पर कुछ और बातें भी समझनी होगी जिसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था कुछ दिन पहले। उस चार्ट में मैंने सबसे पहले आपको लिख के दिया था एटॉमिक नंबर। क्या लिख के दिया था, एटॉमिक नंबर। और यहां पर था एलिमेंट का सिंबल, और यहां पे था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी बातें आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी। तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों यहाँ पे इतनी ही स्पेस है तो हम इतने ही एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन। दूसरा क्या होता है, हीलियम। फिर कौन सा होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो बच्चों सोडियम का भी सिंबल और मैग्नीशियम का भी सिंबल सारे बच्चों को पता है कि सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों आपको ये बात पहले से भी ये भी पता है, अब आप नहीं जानते तो लिख लीजिए कि अगर किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। चलिए बच्चों, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो पहली शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम के पास कितने हैं, दो। लिथियम में अगर तीन भरने हैं तो पहली शेल में दो आएंगे, दूसरी में एक आएंगे। तो बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है कि पहली शेल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। चलिए, तो अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना जानते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में जिस तरह से आपने सीखा था उसी हिसाब से आप कंप्लीट करिए। और दूसरी शेल में भी बच्चों 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते हैं, तो दूसरी शेल में भी आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लेस नहीं करिए। ये बन जाएगा 2,8,1 और ये बन जाएगा 2,8,2। ये बात बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपने किस तरह से इस बात का डिस्कशन किया। अब बच्चों हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बेटा तविशी तुमको आवाज आ रही है अभी तक,
यस सर। ओके, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है उसके लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने अभी आपको लिख के दी है कि एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है और किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इन बातों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। एज वेल एज अब आपको जो मैं डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ वो डेफिनेशंस आपको 100% अप टू क्लास 12th तक, ये जो डेफिनेशन अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 8th क्लास से चालू होती है, ये क्लास 12th तक चलती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, the atoms of the same element having same atomic number, having same atomic number but different mass number, but different mass number known as आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के खूब सारे एटम होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे आपने सुना होगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। तो ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, ये हो गया ट्राइटियम। तीनों के बच्चों एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 111 होता ही है, लेकिन मास नंबर तीनों के अलग अलग है। तो ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या है? आइसोटोप्स। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है। और आइसोटोप्स हाइड्रोजन के 3 तरह के होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम होता है ट्राइटियम। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आपको लिखनी होगी आइसोबार्स। आइसोबार्स की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यहां पर नहीं होता है, यहां पर होता है द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, हैविंग, मैं दोबारा लिखता हूं, द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर but different, but different atomic number known as isobars। क्या कहते हैं इनको? known as isobars। The atoms of the different element having same mass number but different atomic numbers known as isobars। तो बच्चों ये आइसोबार्स और आइसोटोप्स की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखनी होगी। और बच्चों जरा आप हमको ये भी बताइए कि अगर हमको हाइड्रोजन का मास नंबर भी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको कुछ एलिमेंट्स के मास नंबर भी पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे मास नंबर भी लिखता हूँ। तो बताइए मास नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, है ना। हीलियम का कितना होता है? 4। कार्बन का कितना होता है? 12। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सोडियम का कितना होता है? 23। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। तो बच्चों ये क्या होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मास नंबर है जिसमें आपको कार्बन का, मैग्नीशियम का,
सोडियम का और ऑक्सीजन का मास नंबर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों मास नंबर की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसका, वाटर का। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं भैया, हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो वाटर का आपके पास मोलर मास कितना होता है, 18, और यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो आपको याद रखना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, जिसको हम लोग 18 यू के सिंबल से भी दिखाते हैं। ग्राम पर मोल को हम लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट। तो बेटा यहां तक समझ में आया कि वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। ये हर बच्चे को आज की डेट में याद होना चाहिए। इतना समझ में आया बेटा? क्या ये सारी बातें तुम पहले से भी जानती थी गुड़िया? यस सर। ओके, चलिए। तो बच्चों आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे आफ्टर द क्लास। अब बच्चों हम लोग चलते हैं कुछ नई बातों की तरफ, और उन नई बातों को मैं डिस्क्राइब करता हूं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं यहां पर थॉमसन का मॉडल। सबसे पहले बच्चों आप थॉमसन के मॉडल को समझना स्टार्ट करिए कि थॉमसन ने अपने मॉडल में किन बातों को बताया। तो बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक एक करके कई साइंटिस्ट आए थे, जिसमें पहले साइंटिस्ट का नाम आता है जॉन डॉल्टन, उसके बाद आता है थॉमसन का मॉडल, उसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद आता है बोरबरी का मॉडल, जिसमें से जो अच्छी बातें होती हैं वो निकाल ली जाती हैं, और जिसकी वजह से फेल होते हैं वो, तो वो दूसरा साइंटिस्ट उसको सही कर देता है। तो इस तरह से पहली थ्योरी आई जॉन डॉल्टन की, फिर आई थॉमसन की, फिर आई आपके पास रदरफोर्ड की, और रदरफोर्ड के बाद आई बोरबरी की। और बोरबरी के बाद जो भी थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती है, एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, उसका नाम होता है क्वांटम मैकेनिक्स या क्लासिकल थ्योरी होती है। उसमें हम इसके स्ट्रक्चर को फर्दर ब्रीफ करते हैं। तो अभी बच्चों आप अपनी क्लास के हिसाब से थॉमसन के मॉडल को जरूर समझ लीजिए, और ये भी समझ लीजिए कि थॉमसन की अच्छी बातें क्या है और थॉमसन की खराब बातें क्या है, जिसको हम लोग मेरिट और डीमेरिट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों याद रखिए, थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल कंसिडर किया, वो एग्जाम्पल था प्लम पुडिंग मॉडल का। उसने कहा आप हमारे एटम को सोच सकते हैं कि वो पुडिंग है, लेकिन कई लोग को पुडिंग का मतलब नहीं पता था कि भाई पुडिंग क्या होती है। तो उसने इंडिया वालों के लिए एक बेहद आसान शब्द निकाला। उसने कहा कि भैया आप अपने एटम के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर कर सकते हैं, वाटरमेलन से, यानी कि खरबूजे से। किससे कंपेयर कर सकते हैं, वाटरमेलन से यानी कि खरबूजे से। उसने कहा कि भाई जो एटम होता है उसमें ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, आप क्या सोच सकते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है, जैसे खरबूजे में काले काले बीज होते हैं, उसी तरीके से उसने कहा ये काले काले बीज आप मान लो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बाकी जो भी जगह बचती है वो क्या है आपकी, वो पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों आपके हो सकता है मुंह में पानी आ रहा हो, लेकिन गर्मी का मौसम नहीं है, आपको लग रहा हो कि यहाँ पे खरबूजा कटा हुआ रखा है, अभी हम इसको मुंह में डाल लेंगे और ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खरबूजा नहीं है। ये बच्चों एक 3D डायग्राम है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आप अपने एटम को स्ट्रक्चर को किस तरह से सोचिए। प्लम पुडिंग मॉडल ना सोचिए, क्योंकि आप उससे कम समझ पाएंगे। आप सीधा सीधा सोचिए वाटरमेलन को। तो जिस तरह से वाटरमेलन में यानी कि जो सीड्स होते हैं एम्बेडेड रहते हैं, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी एम्बेडेड रहते हैं।
और हमारा जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि बाकी जगह जो भी होता है वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मैंने आपको अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है इस रेड कलर को, तो उसने कहा भाई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और नेगेटिव चार्ज को आप कंसिडर कर लीजिए वाटरमेलन के सीड्स की तरह। तो ये था थॉमसन का मॉडल। तो उसमें थॉमसन की अच्छी बात क्या थी? थॉमसन की अच्छी बात ये थी, उसका मेरिट ये था कि उसने बताया कि एटम क्या होता है, एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये उसका मेरिट था, यानी कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है ना। लेकिन इसकी डीमेरिट क्या थी? डीमेरिट ये थी कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड नहीं रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एम्बेडेड नहीं रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या होते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है ना, ये बात है। तो पहले आप इतना समझिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों आपको ये मॉडल पूरा समझ में आ गया होगा कि भैया थॉमसन ने ये तो बात बताई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पॉजिटिव चार्ज। ये भी बात गलत थी, क्योंकि आगे चल करके रदरफोर्ड ने बता दिया कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है, वो तो एटम के सेंटर पे होता है और उसका साइज काफी छोटा होता है, और उसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ही सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से थॉमसन की थ्योरी फेल कर दी जाती है, और एक्सेप्ट सिर्फ इस वजह से की जाती है क्योंकि इसने इस बात को सही बोला था कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर चार्ज जीरो होता है। तो ये इसकी एकदम सही बात थी, जिसकी वजह से हम लोग ने इसके मॉडल को कंसिडर किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से काले काले बीजों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है, और बाकी जो भी जगह है वो पॉजिटिव स्फीयर का नाम दिया गया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से थॉमसन के मॉडल को डिस्क्राइब किया जाता है कि थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. The electrons in a sphere of positive charge were like currents in the dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. देखो आ गया ना watermelon. The positive charge in an atom is spread all over a like red edible part of the watermelon, while the electrons are stuffed in a positively charged sphere like the seeds in a watermelon. बच्चों इसने मेरी बात को पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा है। तो आपको कभी भी थॉमसन का मॉडल पूछा जाए तो बच्चों इतनी बात आपको बतानी पड़ती है अपने नोट्स में। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, इसके मॉडल का जो कंक्लूजन होता है उसको हम लोग शॉर्ट में अपने नोट्स में भी लगा देते हैं। तो बच्चों जब आपसे पूछा जाए कि थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, तो आपको इतना पॉइंट जरूर से जरूर लिखना पड़ेगा अपने स्कूल्स वगैरह के एग्जाम्स में। अगर आप नहीं लिखेंगे तो टाइम टाइम मिस हो जाएंगे। तो सबसे पहले थॉमसन ने जो बताया उसकी बात का कंक्लूजन लिखने के बाद आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको डायग्राम ही बना करके दे देता हूं। इतना काम आपको जरूर से जरूर करना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लगा दिया है, और यहाँ पे मैं आपके लिए हेडिंग भी डाल देता हूँ कि भैया ये किसका मॉडल है? थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। तो सबसे पहले अब हम इसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे कि क्या होगा। चलिए, थॉमसन प्रपोज दैट an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere
and the electrons are embedded in it. And next point is the negative and the positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. तो बच्चों ये थॉमसन का मॉडल था जिसके बारे में उसने बातें बताई। तो थॉमसन ने इतनी बातों को बताया। तो अगर आपको स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भैया थॉमसन का मॉडल क्या है, तो आपको इतनी बातें अपने शब्दों में जरूर बतानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं बताएंगे, डायग्राम नहीं बताएंगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए इन बातों को आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो बेटा समझ में आया तविशी? Yes. ओके, तो ये था बेटा थॉमसन का मॉडल। नेक्स्ट बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। चलिए बच्चों, रदरफोर्ड का मॉडल सबसे पहले हम लोग नोट्स में लगाते हैं और देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में क्या होता है जो हम नहीं जानते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि एटम के एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए पहले जॉन डाल्टन जी आए थे, फिर थॉमसन जी आए थे। अब बारी आती किसकी? रदरफोर्ड की। तो मैं रदरफोर्ड का नाम यहाँ पे लगा देता हूँ और सबसे पहले इसके मॉडल को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। फिर मैं इसके जो शॉर्ट पॉइंट्स होंगे, जैसा कि मैंने आपको थॉमसन के बारे में बताया, वैसे ही मैं यहाँ पर रदरफोर्ड के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आपको अपने स्कूल के एग्जाम्स में अप टू क्लास 12th तक बनाना पड़ सकता है। तो पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि रदरफोर्ड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? न्यूक्लियस की खोज के लिए। न्यूक्लियस को खोजने वाले आदमी का नाम क्या है? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक गोल्ड की थिन फॉइल ली। और गोल्ड की थिन फॉइल ही क्यों ली? उसने कहा कि भैया गोल्ड की थिन फॉइल मिलना इजीली अवेलेबल होती है। क्यों? क्योंकि भैया गोल्ड की थिन फॉइल तो जितनी भी मिठाइयां होती है उसमें लगी रहती है। जैसे आपको बूंदी के लड्डू मिलेंगे, काजू की बर्फी मिलेगी, इन सब पे क्या लगी रहती है? गोल्ड की थिन फॉइल लगी रहती है। और गोल्ड की थिन फॉइल में होता क्या है? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसने डिस्क्राइब करके बताया कि अल्फा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, इस बात को मैं जरूर आपको लिख के देता हूँ। अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ डबली पॉजिटिव चार्ज ऑफ हीलियम एटम। तो बच्चों आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, हीलियम एटम ले लो, उस पर +2 का चार्ज ले लो, इसका जो न्यूक्लियस होगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? द न्यूक्लियस ऑफ डबली पॉजिटिव हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। ये कहां पाए जाते हैं? गोल्ड की थिन फॉइल में। कहां पाए जाते हैं? थिन फॉइल ऑफ गोल्ड जो होती है वहीं पर ये होते हैं और ये इजिली अवेलेबल होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की थिन फॉइल पर, ध्यान से देखिएगा, गोल्ड की थिन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स का प्रोजेक्शन किया गया। ध्यान से देखिए बच्चों, भाई मैंने आपको बता दिया कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, डबली पॉजिटिव हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। इसकी बम्बार्डमेंट की गई किस पे? गोल्ड की थिन फॉइल पे। कहा बम्बार्डमेंट की गई? ध्यान दीजिएगा, गोल्ड की थिन फॉइल पे इसकी बम्बार्डमेंट की गई। तो आपको क्या देखने के लिए मिला? आपको ये देखने के लिए मिला कि भाई खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? सीधे निकल जा रहे हैं। खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? सीधे निकल जा रहे हैं। बहुत ही कम
डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या देखा कि भैया जब मैं 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करता हूं, बम्बार्डमेंट करता हूं गोल्ड की थिन फॉइल में से, तो 1 लाख में से 1 या 2 अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं कि वो जिस पाथ से आते हैं उसी पाथ से वापस चले जाते हैं। यानी जिस पाथ में आए उसी पाथ से वापस चले गए। अगर ऐसे आए इस डायरेक्शन में तो ऐसे वापस चले गए। तो इसका मतलब कि भैया बात समझने की कोशिश करो। गोल्ड की थिन फॉइल भी क्या होगी, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बनी होगी। उसमें तुमने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया और बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने अपने पाथ को रिट्रेस किया। कहने का मतलब वो इस डायरेक्शन से आए और इसी डायरेक्शन से वापस हो गए, रिट्रेस कर दिया। इसको कहते हैं रिट्रेस कर देना। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाल दिया कि भैया बहुत सारे तो निकल जा रहे हैं। तो वो क्यों निकल जा रहे होंगे, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो उसको पास कर देता है। लेकिन बहुत ही रेयर 1 या 2 अल्फा पार्टिकल 1 लाख में से ऐसे होते हैं जो वापस चले आते हैं। इसका मतलब भैया जो सेंटर है, ये सेंटर वहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव का यहाँ पे क्या हो रहा, रिपल्शन हो रहा। लेकिन उस साइज को बहुत छोटा रखा गया है क्योंकि ऐसा बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स कर रहे थे, इसलिए साइज काफी छोटा मान लिया गया और उसको कहा गया कि भैया ये क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स। क्या है, प्रोटॉन्स, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो बच्चों इस तरह से ये सारे अजम्पशंस लिए गए और क्या क्रिएट किया गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी को बच्चों कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी कि बच्चों सबसे पहले अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाने आना चाहिए। साथ में आपको उसकी मार्किंग भी करनी पड़ेगी। और कई लोग तो एक्सपेरिमेंट का नाम ही भूल जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों जिस तरह से प्रपोज किया था थॉमसन ने अपने मॉडल को, उसी तरह से यहाँ पे किसने प्रपोज किया अपने मॉडल को, रदरफोर्ड ने। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा डिस्क्राइब भी किया है कि वो एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या क्या था। बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि भाई रदरफोर्ड का पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था कि भैया रदरफोर्ड का पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सुन रही हो, क्या नाम है तुम्हारा, तविशी? Yes, sir. मजा आ रहा है? Yes, sir. चलो, तो रदरफोर्ड का क्या नाम था पूरा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। was interesting was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast moving alpha particles were made to fall on thin gold foil. तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हैं जरा आप खुद से पढ़िए, तब तक मैं वेट करता हूँ। पॉइंट्स आप खुद से भी पढ़िए क्या लिखे हैं। तो तविशी बेटा ये जो पढ़ करके बताओ जरा, ये पॉइंट्स क्या लिखे हैं, जितने भी डॉट है तीनों डॉट्स पढ़ो बेटा। सर मतलब रीड करूं पूरा? हाँ ही सेलेक्टेड से, हाँ रीड करो आराम से। ठीक है। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1,000 atoms thick. Alpha particles are doubly charged helium ions. Since they have a mass of 4U, the fast moving alpha particles have a considerable
amount of energy. It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. Yes, good. तो बच्चों यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है जो मैंने आपको बताया, और एक्सप्लेनेशन में आपको ये बात और भी सुनने के लिए मिली कि भैया जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनकी स्पीड ज्यादा होती है ना, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। गोल्ड की थिन फॉइल क्यों लेते हैं, ये भी इसमें लिया गया। मैंने बताया था कि भैया द न्यूक्लियस ऑफ डबली पॉजिटिव हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल्स, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, और ये फास्ट मूविंग होते हैं। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है कि भैया इस एक्सपेरिमेंट में जो हो रहा है उस बात को उसने बताया, लेकिन आपको एग्जाम में क्या कंक्लूजन देखने के लिए मिलेंगे उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो कंक्लूजन उठा करके आपको अपने नोट्स में डालने पड़ेंगे। वही इंपॉर्टेंट है कि भैया जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो तुम्हें क्या देखने के लिए मिला, ये आपको नोट्स में डालना पड़ेगा, जिसको मैं अभी आपको रीड करके बताता हूँ। देखा है, मोस्ट ऑफ द, ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, most of the fast moving alpha particle passed straight through the foil. Some of the alpha particles were deflected by foil by small angles. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. यानी कि बच्चों 12,000, अगर आप एग्जैक्ट फिगर बोलना चाहें तो आप 1,00,000 ना बोल करके क्या बोलेंगे, 12,000, यानी 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वो जिस पाथ पे जाता था उसी पाथ से वापस आ जाता था। वहीं से उसने कंक्लूजन निकाला कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन हो रहा है, दैट मींस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है जिसका उसने नाम ही दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है ना। बाकी उसने और भी बहुत कुछ बातें बताई, लेकिन अभी आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि भैया रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है जिससे उसने किसके बारे में सोचा, न्यूक्लियस के बारे में सोचा, है ना। तो बच्चों इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, इतनी बातें जरूर पता होनी चाहिए। बाकी होने को तो बहुत कुछ है जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ कि भैया रदरफोर्ड के मॉडल में भी कोई ड्रॉबैक आया होगा, तभी तो कोई दूसरा मॉडल अपना लेकर के आया। जो दूसरा मॉडल लेके आया उसका नाम क्या था, उसको हम लोग कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, है ना। देखो आ गया, ये पति और पत्नी थे जिनका नाम था नील्स बोर एंड बरी, ये दोनों आए और इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स बताए और उसमें कुछ पॉइंट सही हो गए, फिर इनका मॉडल भी चलने लगा। तो बच्चों आपको इस तरह से समझना होता है कि ये एकदम सीक्वेंस चलता है, पहले आते हैं जॉन डॉल्टन की थ्योरी, फिर आता है थॉमसन की थ्योरी, फिर आता है रदरफोर्ड की थ्योरी, फिर आता है बोर-बरी की थ्योरी, फिर आता है क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल डिजाइन करके रखे हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। बाकी तो ऐसे लेक्चर काफी लंबा हो जाता है। आइए बच्चों, सारे बच्चों को इस टेबल को कंप्लीट करना होगा। इस टेबल को आप पहले आराम से कंप्लीट करिए। सारे बच्चे इस टेबल को कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आपका काम होगा कि आप इस टेबल को ध्यानपूर्वक देखें और उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करें। ये है बच्चों आपके नोट्स में लगा दिया मैंने ये टेबल। पहले आप टेबल को ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ करना क्या है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों ने अब तक टेबल कंप्लीट कर ली होगी। इसको हम लोग कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर। तो मैंने बताया था जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप प्रोटॉन्स की जगह 9 डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स की जगह भी 9 डाल दीजिए, ठीक है। तो तुम कहोगे सर एटॉमिक नंबर 9 है, यानी ये कौन सा एलिमेंट हुआ। हमने कहा 9 वाला देख लो जरा अपने नोट्स में जाकर के, तुमको दिख जाएगा। 9 वाले का नाम होता है, नियॉन नहीं होता है, 9 वाले का नाम होता है फ्लोरीन। क्या नाम होता है, फ्लोरीन। तो बच्चों उसका नाम है फ्लोरीन जिसका सिंबल होता है एफ।
फ्लोरीन, यानी कि F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, आपको मास नंबर भी निकालना है, और मैंने बताया था कि जो मास नंबर होता है वो किसके सम के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बेटा प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 9, न्यूट्रॉन कितने हैं, 10, तो 10 और 9 कितने हुए, 19। तो बच्चों ये टेबल पहली वाली यानी पहला वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कंफ्यूजन ना हो तो लाइन लगा देते हैं। चलिए, एटॉमिक नंबर 16 समझ में आया? एटॉमिक नंबर जितना होता है, तो एटॉमिक नंबर से आप निकाल सकते हो कि भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16 होंगे। और बच्चों मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, मास नंबर आपके पास गिवन है 32, और प्रोटॉन भी आपके पास गिवन है 16, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो न्यूट्रॉन आपका निकल आएगा, तो न्यूट्रॉन भी बच्चों कितने होंगे, 16, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर 16। और ये 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सल्फर का होता है। ये तो आपको याद ही होगा, मैंने क्लास में बताया था कि स से सपेरा, स से सल्फर, ये तो मैंने रटवा दिया था। नहीं रटा है तो अब याद कर लो, स से सपेरा, स से सल्फर। चलिए आगे देखो। हाँ तो बच्चों मास नंबर कितना दिया है, 24। अरे मास नंबर दे दिया, प्रोटॉन दे दिया। तो बच्चों चलो, मास नंबर किसके इक्वल होता है, इसके टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ वर्किंग कर देते हैं। मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना है, 24। प्रोटॉन्स कितने हैं, 12। न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो बच्चों 24 माइनस 12 कितने हुए, 12, यानी कि न्यूट्रॉन्स भी कितने हुए, 12। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो भी 12 हो जाएंगे। तो 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सिंबल कितना होता है, Mg। मैग्नीशियम, बच्चों मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, अगर आपने कभी नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। आप दिवाली में मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं और वो चट 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 करके जलती है, जैसे कि हंटर। हंटर क्या होता है, बेसिकली मैग्नीशियम की रिबन होती है। पेंसिल आप जलाते हो, जिसको आप मेहताब के नाम से कहते हो, पेंसिल टाइप की होती है, उसमें भी चट 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 करके जलता है। अनार जलता है, उसमें भी मैग्नीशियम होता है। बहुत सारे क्रैकर्स में मैग्नीशियम को यूज किया जाता है। तो बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12। चलिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला मास नंबर 2 है, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम का तो मास नंबर क्या होता है, हीलियम का तो मास नंबर 4 होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर तो बच्चों मास नंबर दिया है, प्रोटॉन 1 दिया है। बच्चों जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। लेकिन कहोगे सर ये कैसे हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का तो मास नंबर 1 होता है, यहाँ पे तो मास नंबर 2 दिया है। तो हमने कहा बेटा मास नंबर 2 इसलिए दिया है क्योंकि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसका नाम होता है ड्यूटेरियम। क्या नाम होता है, ड्यूटेरियम। तो आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे और क्या लिखोगे, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, क्या लिखोगे, ड्यूटेरियम। ठीक है ना। तो बच्चों ये होता है ड्यूटेरियम। तो जो बच्चों ड्यूटेरियम का सिंबल क्या होता है, ड्यूटेरियम का सिंबल होता है कैपिटल डी। और अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो कि भैया मैंने आपको बताया था प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। इसको डी यानी कि ड्यूटेरियम से एक्सप्रेस भी करते हैं। तो बच्चों बताओ उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस करते हैं, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, और ड्यूटेरियम तो है ही। तो यहाँ पे बच्चों गलती हो सकती है, ये आपको ध्यान देना होगा। हाँ बच्चों आप आगे देखो, मास नंबर क्या है, 1। बच्चों जो मास नंबर होगा तो प्रोटॉन भी होना चाहिए, 1 है। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर होने चाहिए, नहीं है, 0 है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 0 होने का मतलब कि भैया ये हाइड्रोजन रहा होगा, लेकिन हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है,
जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या बचे? 0। बेटा हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसको? तभी तो उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया? H प्लस आयन। क्या बन गया? H प्लस आयन। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तभी इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। समझ में आया? और मास नंबर दिया है तो मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के, यानी 1 + 0। तो बच्चों इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? कहोगे सर एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, क्योंकि है ये हाइड्रोजन लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन 0 है। समझ में आया? बच्चों ये बात याद रखिएगा, प्लस या माइनस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स घटते और बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स पे वही कोई असर नहीं पड़ता है। प्रोटॉन्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो जो प्रोटॉन्स होगा वही उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स 0 होने की वजह से हम हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, H+ लिखेंगे। H+ का मतलब ये आयन है। क्या है? H+ आयन बन गया। तो बच्चों आपने इस टेबल में काफी सारी बातें सीखी होंगी कि भैया प्लस या माइनस आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घटते या बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये आपको याद रखनी होगी। याद रख पाएंगे? मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया है करने के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले तो वो बता जाए। क्या होता है? 11। 2,8,1 यानी कि सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर मैं आपसे पूछूं Na+, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ये बात समझ में आई? चलिए बच्चों अब आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर पे फिर से टिक करना है, 15, 16 और 17। स्क्रीन हमने ओपन कर दी है तो आप चाहें तो स्क्रीन पे ही टिक कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 15 वाला। इसमें लिखा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इसके लिए है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का मॉडल किसके लिए रिस्पांसिबल है? न्यूक्लियस के लिए। Isotopes of an element having same atomic number but different mass number। मास नंबर बच्चों किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, है ना? एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो आपको क्या करना होगा कि भैया मास नंबर को डिफरेंट करना है। मास नंबर डिफरेंट किससे हो सकता है? न्यूट्रॉन से। तो अगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो 100% वो क्या कहलाएगा? आइसोटोप। क्योंकि आइसोटोप की डेफिनेशन क्या थी? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर को अलग अलग करने के लिए आपको न्यूट्रॉन अलग अलग करने पड़ेंगे ना। हाँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl- आयन। तो Cl में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17। Cl माइनस कर दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन और दिखाई देगा। दिखाई देगा ना? तो क्या पूछ रहा? Cl- में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो तुम कहोगे सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो दिखाई दे रहे हैं उसमें, एक बढ़ गया जिसकी वजह से 7 से 8 हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, ये तो बच्चों बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बच्चों उसमें काफी सारे क्वेश्चंस और भी दिए गए जिनका डिस्कशन हम लोग बाद में करते हैं।
अभी आपको ये जितने नोट्स बना करके दिए गए हैं, नोट्स का आप ढंग से संभाल के रखिए। मैं पीडीएफ फाइल भी आपके साथ शेयर करता हूँ।